दिसंबर 1971 में दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में एक नया देश बना और इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य सरेंडर घटनाओं में से एक हुई। अगर आप 1970 का नक्शा देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी साफ दिखाई देती है। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच लगभग 1000 मील लंबा भारतीय इलाका था। यही भौगोलिक दूरी धीरे धीरे राजनीतिक दूरी में बदल गई। दिसंबर 1970 के जनरल इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए अधिक रीजनल ऑटोनॉमी का वादा किया। इस पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीत ली। इस जीत के साथ अवामी लीग को नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, जिसकी कमान जनरल याहिया खान के हाथ में थी, ने एक बंगाली सरकार को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण रोक दिया गया और एक राजनीतिक विवाद धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के बड़े संकट में बदलने लगा। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका मकसद बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को पूरी तरह कुचलना था। इस अभियान में खास तौर पर बुद्धिजीवियों और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। सेना की इस कार्रवाई की क्रूरता के कारण एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। नवंबर तक लगभग 1 करोड़ शरणार्थी हिंसा से बचने के लिए सीमा पार करके भारत आ चुके थे। इन शरणार्थियों की वजह से भारत को हर महीने लगभग $200 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कहना था कि 1 करोड़ लोगों को जबरन सीमा पार करने पर मजबूर करना भारत की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के खिलाफ एक तरह का अप्रत्यक्ष हमला था। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने पहले से सोची समझी कूटनीतिक रणनीति अपनाई। उन्होंने पश्चिमी देशों का दौरा करके दुनिया को नरसंहार और शरणार्थियों की वास्तविक स्थिति दिखाई। साथ ही उन्होंने सोवियत संघ के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए ताकि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सके। इतनी बड़ी शरणार्थी समस्या ने भारत को युद्ध की तैयारी के लिए नैतिक आधार भी दिया। भारत ने इस संघर्ष को एक लिबरेशन वॉर और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी जवाब के रूप में दुनिया के सामने रखा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने पूरे सैन्य अभियान की टाइमिंग अपने नियंत्रण में रखी। उन्होंने राजनीतिक दबाव के बावजूद तुरंत हमला करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सेना पूरी तैयारी के बाद ही युद्ध शुरू करेगी, इसलिए उन्होंने सर्दियों तक इंतजार करने का फैसला किया। दिसंबर तक हिमालय में भारी बर्फबारी शुरू हो जाती, जिससे ऊंचे पहाड़ी दर्रे बंद हो जाते। इसका मतलब था कि चीन के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए हस्तक्षेप करना लगभग असंभव हो जाता। आखिरकार 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने खुद युद्ध की शुरुआत कर दी। उसने ऑपरेशन चेंगेज खान के तहत पश्चिमी मोर्चे पर भारत के 11 एयरबेस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स किए। उसी शाम भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सिर्फ 48 घंटों के भीतर ईस्टर्न थिएटर में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली। सैम मानेकशॉ की रणनीतिक धैर्य का फायदा यह हुआ कि जब हमला हुआ तब तक भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी और कई दिशाओं से आगे बढ़ने की स्थिति में मौजूद थी। जमीन पर भारतीय सेना ने एक बेहद तेज और स्मार्ट रणनीति अपनाई। उन्होंने हर मजबूत दुश्मन की पोस्ट पर सीधा हमला करने के बजाय कई बड़े किलेबंद ठिकानों जैसे हिल्ली को बाईपास किया और सीधे राजधानी ढाका की ओर तेजी से बढ़ते गए। पूरे क्षेत्र में फैली चौड़ी नदियों के बावजूद सेना की रफ्तार बनी रही। इसके लिए जनरल सगत सिंह ने हेलीबोर्न ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टरों की मदद से भारतीय सैनिकों को बड़ी नदियों के पार उतारा गया और उन्हें सीधे दुश्मन की पोजीशन के पीछे तैनात किया गया। इससे पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरे अभियान में मुक्ति बाहिनी ने भी अहम भूमिका निभाई। इन स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों ने भारतीय सेना को पाकिस्तानी सैनिकों की सही लोकेशन की जानकारी दी और उनकी सप्लाई लाइंस को लगातार निशाना बनाया। इसकी वजह से पाकिस्तानी सेना के लिए दोबारा संगठित होना बेहद मुश्किल हो गया। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन को अंजाम दिया। इन मिसाइल बोट हमलों में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान के फ्यूल रिजर्व्स और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना की लॉजिस्टिक्स को लगभग पंगु बना दिया, क्योंकि उनके पास लंबे समय तक लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरी ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच शानदार तालमेल, साथ ही मुक्ति बाहिनी का सहयोग पाकिस्तान की पूरी रक्षा व्यवस्था को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तोड़ने लगा। भारतीय सेना की इतनी तेज बढ़त ने खुद भारतीय हाई कमांड को भी हैरान कर दिया। 16 दिसंबर तक भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर ढाका को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। जब जनरल के नियाजी को समझ आ गया कि उनकी सेना पूरी तरह अलग थलग पड़ चुकी है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सरेंडर के साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए। सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में इस अभियान ने अपने सभी मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिए और पूर्वी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई निर्णायक रूप से समाप्त हो गई। इस जीत का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश बनकर उभरा। युद्ध के आखिरी दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक नवल टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल की ओर भेजा। उस समय इसे भारत पर दबाव बनाने और संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप के संकेत के रूप में देखा गया।
लेकिन भारत की पहले से बनाई गई कूटनीतिक रणनीति इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई थी। भारत ने इंडो सोवियत ट्रीटी के आर्टिकल 9 को सक्रिय किया, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने भी इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी। इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी बेड़ा सिर्फ स्थिति को देखता रह गया और सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सका। ये जीत सिर्फ युद्ध के मैदान में मिली सफलता नहीं थी, इसके पीछे तेज और सटीक सैन्य कार्रवाई के साथ साथ ऐसी कूटनीतिक तैयारी भी थी जिसने बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को पहले ही बेअसर कर दिया। 1971 की इस जीत के पीछे 3 बड़ी वजह थी। एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व जिसने अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ रखे, एक सैन्य कमान जिसे अपनी रणनीति और समय तय करने की पूरी आजादी मिली, और थल सेना, वायुसेना व नौसेना के बीच ऐसा तालमेल जो बहुत कम देखने को मिलता है। इस पूरे अभियान ने यह भी साबित कर दिया कि चाहे कोई सेना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर वो अपनी सप्लाई लाइन से कट जाए और उसके सामने एक संगठित स्थानीय विरोध खड़ा हो जाए तो उसकी ताकत तेजी से कमजोर पड़ सकती है। 1971 के युद्ध का अंत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, बल्कि इसने पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 2 दशकों से चला रहा संकट केवल 13 दिनों में खत्म हुआ और इस युद्ध ने दक्षिण एशिया की राजनीति और भूराजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। थैंक यू। अगर और एआई से वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें